नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शंकदार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जो पहले वाली वीडियो डाली है उसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने के लिए क्या परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है और इस वीडियो में अब मैं इसकी पूरी हिस्ट्री कवर करने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब तक हम देख चुके हैं कि चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फरजंग एक टीम बनकर तैयार हो गई है जो फ्रेंच टीम थी। दूसरी तरफ अनवरुद्दीन, नासिरजंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर एक टीम बना लेते हैं। अब क्या होता है कि जो फ्रेंच टीम है जिसमें कि चंदा साहब और मुजफ्फरजंग होते हैं वो किसकी तरफ बढ़ने का प्लान करते हैं। आरकोट एक जगह है मैप में, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह आपको दिख रही है मैप में, आरकोट, इसकी तरफ प्रस्थान कर देते हैं। बोले अब हम आरकोट को कैप्चर करते हैं। दूसरी तरफ अनवरुद्दीन जो कि आरकोट में बैठा हुआ है वो सोचता है कि अगर ये आरकोट में यहां पर पहुंच गए तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों ना मैं आरकोट से पहले एक जगह हुआ करती थी ये इस रीजन में, आम्बोर। तो अनवरुद्दीन इन फ्रेंच टुकड़ियों को रोकने के लिए आम्बोर पहुंच जाता है और इसके बाद 1748 में शुरू हो जाता है बैटल ऑफ आम्बोर। दोनों पक्षों के मध्य बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा जाता है और इस आम्बोर के युद्ध में अनवरुद्दीन क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनवरुद्दीन मारा जाता है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यमराज जो है वो अनवरुद्दीन को उठाकर ले गए कि लेट्स गो अनवरुद्दीन, नाउ इट्स टाइम इज ओवर। तो यहाँ से अनवरुद्दीन क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि जो चंदा साहिब थे वो क्या हो जाते हैं, कर्नाटक क्षेत्र के नवाब होते हैं। और देखिए खुशी का इनका ठिकाना नहीं है, आप साफ साफ देख सकते हैं। बहुत तेज आवाज में कह रहे हैं कि मामा चारों तरफ ढोल नगाड़े बजवा दो और कह दो कि अब कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब है। तो इस तरीके से जो चंदा साहिब है वो अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1748 में आम्बोर के युद्ध के पश्चात कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। अब चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब तो बन गए, लेकिन डुप्ले चूंकि इस युद्ध में मुख्य भूमिका में था, उसी की फ्रेंच टुकड़ी, उसी की सैन्य शक्ति के बदौलत ये युद्ध चंदा साहिब ने जीता था। तो वो पूछता है चंदा साहब से, बोले चंदा साहब हमें क्या मिलेगा इस युद्ध के बाद। तो भाई दिल तो बड़ा था ही चंदा साहब का। बोले भाई 80 जो गांव हैं कर्नाटक क्षेत्र के वो तुम्हें दिए, जाओ वहां पर टैक्स फ्री व्यापार करो, खूब इलायची, काली मिर्च, खूब जाके वहां से उनका व्यापार करो। अब क्या होता है कि अब तक हम देख रहे थे कि ये फ्रेंच टीम में चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फरजंग है। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका एक विकेट जो है अनवरुद्दीन के रूप में डाउन हो चुका है। तो जब अनवरुद्दीन के रूप में ये विकेट डाउन हो गया तो यहाँ क्या होता है, एक मोहम्मद वल्लाल जहां होते हैं उसकी एक नई एंट्री होती है। मोहम्मद वल्लाल जहां कौन है, उनके आपको हम आगे परिचित कराएंगे। मोहम्मद वल्लाल जहां इस टीम को बैलेंस करने के लिए आते हैं ताकि दोनों टीम्स में 3-3 प्लेयर बने रहें। तो ये रहे मोहम्मद बल्लाल जहां और इनकी ब्रिटिश टीम में नई एंट्री हो जाती है। बोले मेरा नाम मोहम्मद बल्लाल जहां है और मैं अब ब्रिटिश टीम का नया सदस्य हूं। और उन्होंने क्या किया कि टीम को बैलेंस कर दिया। हालांकि ब्रिटिश टीम का एक विकेट गिर चुका है लेकिन फ्रेंच टीम अब भी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो जब तीनों टीम फिर से बराबर हो गई तो फिर से एक युद्ध होना है। फिर से फ्रेंच टीम निकल जाती है तिरुवदी की तरफ और यहां भी 1750 में 2 युद्ध लड़े जाते हैं और तिरुवदी में भी, इस भयंकर युद्ध में भी फ्रेंच टीम का पलड़ा भारी रहता है। और वो जो बल्लाल जहां है इसे इतना डरा देते हैं ये लोग कि ये भागकर पहुंच जाता है जिंजी के किले में। ठीक है, और जिंजी के किले में जब ये पहुंच जाता है तो फ्रेंच टीम भी अब पीछा नहीं छोड़ रही है। वो फ्रेंच टीम कहाँ जिंजी की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ बल्लाल जहाँ अकेला बैठा है वो चीख रहा होता है, बोले हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तो हेल्प मी करने के लिए फिर ब्रिटिश के जो नासिरजंग है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बोलते हैं, बोले बेटे परेशान मत हो, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से डुप्ले अब क्या करता है कि जिंजी की भी घेराबंदी कर देता है। आप ये देख रहे होंगे दूरबीन लगाए बंदूकों से पूरी जिंजी का फोर्ट घिरा हुआ है और अब अगले युद्ध की तैयारी है। लेकिन जिंजी में क्या होता है कि डुप्ले जो है वो नासिरजंग का एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर होता है, योद्धा होता है, उसे अपनी टीम में मिला लेता है और बैटल ऑफ जिंजी में क्या करता है कि नासिरजंग की हत्या करवा देता है। ये डुप्ले आपको दिख रहा है, बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति है ये। और यहाँ पर नासिरजंग के व्यक्ति को अपनी टीम में मिलाया और उससे क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब इस हत्या के बाद क्या होता है कि नासिरजंग को तो यमराज जी उठाकर ले गए, लेकिन जो मुजफ्फरजंग है उसके लिए हैदराबाद के निजाम बनने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। और डुप्ले के तो फिर मजे ही आ गए
क्यों? क्योंकि कर्नाटक का जो नवाब था चंदा साहेब वो भी उसकी टीम का था और हैदराबाद का निजाम भी उसकी टीम का। अब जब दोनों ही उसकी टीम के हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उसे व्यापार में कितनी ज़्यादा छूट मिलने वाली है। और व्यापार में छूट का आलम ऐसा रहा कि जो आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे कि ये जो कृष्णा रिवर बेसिन है यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो पूरा क्षेत्र ये रहा, ठीक है, इसे ऑनरेरी गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। किसे? मराठों की निजाम की तरफ से इसे ऑनरेरी गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में। इसके अलावा पांडेचेरी के निकट की जितनी भी भूमियां इसे चाहिए होती हैं वो इसे दी जाती हैं। मछलीपट्टनम दे दिया जाता है। 5 लाख रुपए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस विजय के बाद मिलते हैं और 20 लाख रुपए तक की जागीरें डुप्ले को नासिर जंग की हत्या के बाद प्राप्त होती हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि डुप्ले के तो बहुत ही ज्यादा मजे हो गए। लेकिन ये सब कहानी तो ठीक है, एक समस्या अब भी है भाई। फ्रेंच टीम का बल्लाल जहां इंग्लिश टीम का बल्लाल जहां इस समय कहां है? क्यों? क्योंकि अगर बल्लाल जहां रहेगा वो अनवरुद्दीन का बेटा था और अगर अनवरुद्दीन का बेटा था, कल को चंदा साहिब को कुछ हो जाता है तो बल्लाल जहां कर्नाटक का नवाब बन जाएगा। तो फ्रेंच कमांडर डुप्ले यही सोच रहा है कि सब ठीक है पर बल्लाल जहां कहां है, अगर वह जिंदा रह गया तो चंदा साहब के लिए दिक्कत हो करेगा, इसलिए उसे ढूंढकर निपटाना ही सही रहेगा। लेकिन उसे एक खुफिया विभाग से इनपुट मिलता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह त्रिचिनापल्ली के किले में बैठा हुआ है। इसके बाद क्या था कि जो डुप्ले था वो त्रिचिनापल्ली की तरफ निकल जाता है। लेकिन उधर एक घटना और घटती है। एक लकी रेड्डी पल्ली का युद्ध चल रहा होता है जिसमें मुजफ्फर जंग मारा जाता है। अब जब मुजफ्फर जंग मारा जा रहा है तो समस्या ये उठती है कि हैदराबाद का निजाम कौन होगा। तो बहुत ही चालाकी से डुप्ले नासिर जंग के छोटे भाई सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बना देता है। और जब सलाबत जंग जो कहीं भी रेस में नहीं था, हम देख चुके हैं हैदराबाद के निजाम जब खत्म हुए थे आसफ जहां तो 2 लोग रेस में थे, एक मुजफ्फर जंग, एक नासिर जंग। नासिर जंग जो कि उसका बड़ा बेटा था और मुजफ्फर जंग जो उसके बेटी का पुत्र था। अब सलाबत जंग तो कहीं दौड़ में थे नहीं हैदराबाद के निजाम बनने के, लेकिन उनका वंशज होने के नाते, आसफ जहां का वंशज होने के नाते सलाबत जंग को क्या बना दिया जाता है? हैदराबाद का निजाम बना दिया जाता है। और जब वो हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं तो भाई उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहते हैं, बोले भाई बताइए क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि हमें, फ्रेंच टीम बोलती है, बोले हमें तो उत्तरी सरकार दे दो साहब, बाकी सब तो ठीक है। तो बदले में उन्हें उत्तरी सरकार मिल जाता है व्यापार करने के लिए और उत्तरी सरकार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, एक राजमुंद्री, चिकागोल, मुस्तफानगर और एल्लोर। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए कि उत्तरी सरकार के अंतर्गत बेसिकली कौन से जिले आते हैं तो 4 जिले हैं, राजमुंद्री, चिकागोल, मुस्तफानगर और एल्लोर। तो यहां पर फ्रेंच कंपनी मजे से अपना व्यापार करना शुरू कर देती है और अपना जो एक्सपेंशन है उसे और करती है। अब बल्लाल जहां को निपटाना है, ठीक है, बल्लाल जहां अब कहां छिपा बैठा है? त्रिचिनापल्ली किले में। तो 1751 में फ्रेंच टीम जो है वो त्रिचिनापल्ली के किले पर घेराव कर देती है, घेराबंदी कर देती है। परंतु यहां पर इंग्लिश कप्तान रॉबर्ट क्लाइव, अब इसका नाम आप बहुत सुनेंगे, इसने तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत का इतिहास ही पलट दिया था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में गेम चेंजर की बात की जाए तो इसका नाम भी बड़े गेम चेंजर्स में से एक है। तो त्रिचिनापल्ली के किले में उस समय रॉबर्ट क्लाइव भी बैठे होते हैं जो बेचारे बल्लाल जहां को हिम्मत और दिलासा दिला रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंच टीम वहां जाके जब त्रिचिनापल्ली किले का घेराव कर देती है तो रॉबर्ट क्लाइव भी चिंता में पड़ जाते हैं, बोले भाई ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? तो किसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव त्रिचिनापल्ली के किले से निकलकर फोर्ट सेंट डेविड पहुंच जाते हैं। फोर्ट सेंट डेविड कहाँ है? हम आपको बता चुके हैं, फोर्ट सेंट डेविड है आपका मद्रास में, ठीक है। तो वहां फोर्ट सेंट डेविड पहुंच जाते हैं और वहां बताते हैं, बोले भाई ऐसे ऐसे स्थिति है, पूरी जो फ्रेंच टीम है उसने त्रिचिनापल्ली के किले को घेर रखा है और वहां पे बल्लाल जहां भी है। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? तो काफी देर चिंतन होता है, काफी देर क्या होता है बल्कि 1751 में त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव होता है और अप्रैल 1752 में आके एक घटना क्या घटती है, रॉबर्ट क्लाइव ये अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है, बोले पूरी जो फ्रेंच टीम है इस समय वो त्रिचिनापल्ली के किले को घेरे हुए है और अगर इस घेराव को हम तोड़ने जाएंगे तो डायरेक्ट तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहले इनकी हिम्मत तोड़िए। बोले किस तरीके से? बोले पहले हमारी इंग्लिश टीम चलेगी अरकोट, अरकोट जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी उन्होंने बना रखी थी, उस पर कब्जा कर रखा था। बोले पहले हम जाकर अरकोट पर कब्जा करेंगे और ऐसा ही किया उन्होंने। सबसे पहले मात्र 500 सैनिक लेकर इंग्लिश टीम अरकोट पहुंच जाती है और अरकोट को कैप्चर कर लेती है और उसके बाद संयुक्त टीम अरकोट प्लस फोर्ट सेंट डेविड दोनों टीमें मिलकर हमला करती हैं त्रिचिनापल्ली पर
और इस त्रिचिनापल्ली पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं ये लोग कि जो फ्रेंच टीम थी उसे वहां से अपना जो घेराबंदी कर रखी थी वो हटानी पड़ती है। अप्रैल 1752 में अंग्रेज टीम के कुशल नेतृत्व के कारण त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव हट जाता है। लेकिन एक घटना और घट जाती है। चंदा साहिब जो बहुत ही बदमाश टाइप का व्यक्ति था वो उधर तंजौर साइड निकल जाता है, और तंजौर साइड क्या होता है कि मराठे मिल जाते हैं, और भाई दुश्मनी तो उसने सैकड़ों पाल रखी थी, मराठे इस बार उसे निपटा ही देते हैं। मतलब चंदा साहिब का गेम ओवर। अब आप देखेंगे कि चंदा साहिब के गेम ओवर होने के साथ साथ अब दोनों टीम में 2 खिलाड़ी हैं। किस तरीके से आपके देखिए मैं दिखाता हूं अभी। तो इस मैच के स्टार्टिंग में हमारी ये टीमें थी, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग, डुप्ले, उधर ये अनवरुद्दीन था, नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब क्या स्थिति है कि मुजफ्फर जंग मारा जा चुका है, ठीक है, मुजफ्फर जंग इज ओवर, मुजफ्फर जंग का गेम खत्म हो चुका है, और इधर चंदा साहिब का भी गेम खत्म। इनकी जगह सलावत जंग यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और अनवरुद्दीन का इधर गेम खत्म हो चुका है, नासिर जंग का गेम खत्म हो चुका है। यहां पर कौन बैठे हुए हैं इन दोनों की जगह? इन दोनों की जगह यहां पर बल्लाल जहां क्या बन जाता है, इंग्लिश टीम की तरफ से कर्नाटक का नवाब, और हैदराबाद की टीम में जो सलावत जंग होता है, सलावत जंग वो हैदराबाद का निजाम बना बैठा होता है, ठीक है। तो अब दोनों टीम में 2-2 प्लेयर हैं। अब 2-2 प्लेयर हैं तो सीधी सी बात है, टीम में फिर से बैलेंस है और फिर से लड़ाई होनी है, और फिर वही होता है। अब क्या होता है कि 1753 में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले क्या करते हैं, जब उन्हें देखता है कि त्रिचिनापल्ली के किले से उन्हें घेराव हटाना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं, और इसका बदला लेने के लिए वो 1753 में किस पर, सेंट डेविड फोर्ट, जो सेंट डेविड है उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं। बोले अंग्रेजों को उनके घर में घुस के मारेंगे, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, अब अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। और इसी क्रम में वो फोर्ट सेंट डेविड पर हमला करते हैं। पर रॉबर्ट क्लाइव तो आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा चालाक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव रहा। उसने क्या किया कि ना केवल जो फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक हो रहा था उसको डिफेंड किया, बल्कि उनके जो 2 किले थे, एक था यहां पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं त्रिचिनापल्ली के बाद, एक किला था कोवलोंग और दूसरा था चिनलापेट, ठीक है, ये 2 किले थे, कोवलोंग और चिनलापेट। इन दोनों को भी कैप्चर कर लेता है, और कुल मिलाकर इस युद्ध में जो फ्रेंच टीम है उसकी इतनी शर्मनाक हार होती है कि उनका जो कमांडर एम अर्स्ट होता है उसको भी इंग्लिश सेना बंदी बना लेती है। और जब ये न्यूज फ्रांस में पहुंचती है तो वहां पर इतना ज़्यादा गुस्सा व्यक्त किया जाता है डुप्ले के खिलाफ कि उसे बुला दिया जाता है, बोले यू आर सस्पेंडेड नाउ, और आपकी जगह अब हम गोदियू को भेज रहे हैं। और गोदियू बोले देखो तुम वहां जाकर उनसे उलझो मत, व्यापार करना तुम्हारा काम है, फ्रांस के लोग लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, तुम जाकर उनसे कहो कि भैया शांति हो, ठीक है। तो जो गोदियू है वो पहुंचता है बेचारा सीधा साधा, ये गोदियू इंग्लिश टीम के पास, बोले भाई साहब हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप बैठ के बात करें कहीं, और हम शांति से इस बात का हल निकालना चाहते हैं, हमारे एमर्स को भी वापस कर दीजिए। तो इंग्लिश टीम उन्हें पांडिचेरी में बुलाती है, बोले यहाँ बैठिए पांडिचेरी में आइए हमारे पास, और आज के बाद देखिए फालतू की तुम्हारी गुस्से और नक्शेबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 1755 में एक कंडीशनल ट्रीटी पांडिचेरी में साइन होती है, और जिसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तो ये तो था सेकंड कार्नेटिक वॉर। और 1750 के जितने भी वॉर्स हैं वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी औसत दिमाग का बच्चा भी इन युद्धों को बड़ी आसानी से समझ सकता है, हमने इस तरीके से इन्हें बताया है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।